हाँ भाई, अपने उत्तर भारत का विशाल मैदान उसका प्रादेशिक विभाजन शुरू कर चुके थे। और इसके अंदर पहला है सतलज का मैदान। और वास्तव में जो भारत के अंदर मैदानी क्षेत्र है उसे सिंधु का मैदान ना बोलकर क्या बोला जाता है? सतलज का मैदान बोला जाता है। और इससे संबंधित ये चार क्षेत्र आपको याद रखने हैं। हाँ भाई, इससे संबंधित कितने क्षेत्र याद रखने? चार। अब आपको पता है भाई, ये बारी है तो बै से ब्यास हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा, रै से क्या होगा, रावी। तो सिंपल सा है, इसका बस याद कर लेना कि ये है रावी और व्यास के बीच का क्षेत्र। रावी और व्यास नदियों के बीच का कौन सा क्षेत्र? दोआब क्षेत्र। आब मतलब होता है मिट्टी। दो तरह की मिट्टी, दो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी। ये बिस्त है तो बिस्त हो जाएगा व्यास और सतलज के बीच का दोआब क्षेत्र। ये मालवा का मैदान है, मालवा का मैदान हो जाएगा सतलज और अपने राजस्थान के उत्तर में जो नदी पाई जाती है घग्गर, उसके बीच का क्षेत्र। और हरियाणा भिवानी कांगड़ क्षेत्र जो है, ये है घग्गर और यमुना के बीच का क्षेत्र। ठीक है भाई, डायग्राम अपने ने कल बना ही लिया था इसका। ये चार क्षेत्र याद करने हैं आपको सतलज के मैदान में। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे, हालांकि कल ये डायग्राम में अपने कर चुके हैं। 2 नंबर हेडिंग डाल लेना भाई, राजस्थान का मैदान। राजस्थान प्लेन, राजस्थान का मैदान। हाँ भाई, राजस्थान का मैदान मतलब आप सब ने राजस्थान जीके में पढ़ा होगा, जिसे उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान कहते हैं भाई। अपने इसी की बात करने वाले हैं। ये कहाँ है? तो ये आप सबको पता है अभी, राजस्थान के लगभग बीच में अरावली वाला क्षेत्र है। ये अरावली पूरे राजस्थान को दो भागों में बांटता है भाई। एक तो है ये वाला क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर मरुस्थल है तो ये हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। और अरावली के पूर्व वाला जो राजस्थान है या अरावली को मिलाकर ये है गैर मरुस्थलीय क्षेत्र।
इसीलिए अपने बोलते हैं भी राजस्थान का जब भौतिक विभाजन करते हैं तो उसका आधार क्या है, उसका आधार अरावली है। अब आपको अच्छे से पता है भाई कि अपने को अभी केवल इसके पश्चिम वाले भाग की बात करनी है। अभी जो इसका पश्चिम वाला भाग है, यहाँ पर समवर्षा रेखाएं, राजस्थान में आपने सुना होगा समवर्षा रेखाएं, आइसो हाइट लाइंस कहते हैं जिनको इंग्लिश में। समवर्षा रेखाओं का मतलब है भी कि अगर मैं नक्शे के अंदर एक रेखा बना दूं समान, ठीक है, वर्षा का मापन करते हुए, मतलब एक समान वर्षा को देखते हुए अगर मैं एक रेखा बना दूं तो उसे समवर्षा रेखा कहेंगे। जैसे अरावली की जो पश्चिमी सीमा है ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहलाती है। इसका मतलब यह है कि इसके आसपास के क्षेत्रों में पूरे साल भर में औसत वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर के करीब होती है। फिर आपको पता है भी इधर आएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होगी और यहाँ हमें एक और समवर्षा रेखा मिलेगी, कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर जो है वो इसको राजस्थान के मरुस्थल को या उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में बांट देती है। ये इसके इधर है भारत का महान मरुस्थल, इसे कहते हैं भारत का महान मरुस्थल। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम मिलती है। इसीलिए यहाँ की जलवायु वर्षा के मापन के आधार पर कैसी है, शुष्क। ये जो दूसरा भाग है इसे अपने सामान्यतः राजस्थान बांगर बोल देते हैं। इसमें औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक मिलती है। इसीलिए ये वर्षा के मापन के आधार पर ये कहलाता है अर्ध शुष्क। और उत्तर में इस क्षेत्र में आपको पता है भाई घग्गर नदी मिलती है और यहाँ थोड़ा सा अपने नीचे आएंगे तो नाग की पहाड़ियों से निकलकर इस क्षेत्र की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी मिलेगी हमें, कौन सी, लूनी नदी। ये कुछ एक बातें हैं राजस्थान ज्योग्राफी में अपने ने पढ़ी हुई है, तो लिख लो भी राजस्थान का मैदान। तो सबसे पहला पॉइंट लिखें इसमें, यह राजस्थान में, यह राजस्थान में अरावली के पश्चिम में स्थित है। यह राजस्थान में अरावली के पश्चिम में स्थित है। यह राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है। यह राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है। देखें इस मैदानी क्षेत्र में, इस मैदानी क्षेत्र में अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय खारे पानी की, खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। जैसे सांबर, डीडवाना, पंचपदरा आदि। इन तीनों झीलों में से कौन सी झील का पानी पीने योग्य नहीं है भाई, डीडवाना का। इसमें क्या मिलता है अपने को, सोडियम सल्फेट या सल्फाइड मिलता है। चलिए ये यहाँ का पॉइंट नहीं है, चलो जो भी है। यहाँ अंतःस्थलीय खारे पानी की झीलें मिलती है, सांबर, डीडवाना और पंचपदरा आदि। अच्छा ये क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में जो अंतःस्थलीय खारे पानी की झीलें मिलती है वैसी झीलें पूरे भारत में एक और जगह मिलती है, कहाँ पर, लद्दाख के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखें
25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस भाग को या इस क्षेत्र को दो भागों में बांट देती है। दो भागों में बांट देती है। एक लिखें भारत का महान मरुस्थल, पहला नंबर लिखें भारत का महान मरुस्थल। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस क्षेत्र को दो भागों में बांट देती है। दो भागों में बांट देती है। एक नंबर लिखें भी भारत का महान मरुस्थल। भारत का महान मरुस्थल, इसमें सिंपल सा लिखें पहला पॉइंट 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। पच्चीस सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम। तो अगला पॉइंट हो जाएगा जलवायु कैसी, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। दो नंबर लिखें भाई राजस्थान, राजस्थान बांगर, राजस्थान बांगर। इसका सबसे पहला पॉइंट बनेगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली, अरावली के ब्रैकेट में लिख लेना भाई 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अरावली के ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या लिखोगे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। फिर से सुन लेना भाई 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली, अरावली के ब्रैकेट में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ब्रैकेट बंद के बीच में स्थित है। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। और जलवायु लिख लेना अर्ध शुष्क। जलवायु लिख लेना अर्ध शुष्क। हाँ भाई नोट करके दो पॉइंट और लिख लो। नोट करके नीचे दो पॉइंट और लिख लेना। पहला पॉइंट तो ये लिख लेना भाई इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में घग्गर नदी प्रवाहित होती है। घग्गर नदी प्रवाहित होती है। और दूसरा पॉइंट लिखना इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी, इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी नदी है। लूनी नदी है।
जो कि नाग की पहाड़ियां, नाग की पहाड़ियां अजमेर से उद्गमित होकर, नाग की पहाड़ियां अजमेर से उद्गमित होकर कच्छ के रन, कच्छ के रन गुजरात को जाती है। ठीक है भाई, अपने इंडिया जीके में पढ़ रहे हैं ये, इंडियन ज्योग्राफी में, और पूरा डिटेल में तो आप राजस्थान में पढ़े हुए है ये चीज़ें। इंडियन ज्योग्राफी में इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में। तीसरा आ जाएगा अपना, याद कीजिए, कल करवाया था कौन सा मैदान, गंगा का मैदान। देखिए भाई, गंगा नदी इस तरीके से आती है भाई। अब जब हम गंगा के मैदान की बात कर रहे हैं तो इसको तो भूल ही जाओ। ये कौन सा है, उत्तराखंड। तो यहाँ तो गंगा नदी किस में प्रवाहित हो रही है, पर्वतीय क्षेत्र में। आपसे पूछ ले कि गंगा नदी जो है वो कौन सी जगह के बाद मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, हरिद्वार के बाद, किसके बाद, हरिद्वार के बाद। तो हरिद्वार के बाद ये उत्तराखंड को छोड़कर उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। ठीक है भाई। अब जैसे ही ये आगे जाएगी तो ये एक तो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होगी, एक ये बिहार में प्रवाहित होगी, एक ये पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होगी, और उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाएगी। तो वहाँ का अपने बाद में देखते रहेंगे। अगली चीज़, जैसे ही ये पश्चिम बंगाल में से बांग्लादेश में प्रवाहित होगी, इससे एक नदी पहले ही निकल जाएगी। देखिए भाई, एक होती है सहायक नदी। सहायक नदी वो होती है छोटी नदी अगर बड़ी नदी में आके मिलती है तो। एक होती है वितरिका। वितरिका का मतलब होता है किसी बड़ी नदी से कोई छोटी नदी बाहर निकलती है, ये बाहर निकल रही है, ये वितरिका है। ठीक है, इसका नाम है हुगली। बिहार से अलग होकर एक राज्य बना था, कौन सा, झारखंड। तो ये मान लीजिए झारखंड है। ठीक है भाई, इसे झारखंड भी बोल सकते हो, झारखंड तो बोलेंगे अपने। ठीक है, झारखंड। लेकिन झारखंड में एक पठारी क्षेत्र है फेमस, कौन सा है भाई, छोटा नागपुर का पठार, कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। ये नागपुर नाम से महाराष्ट्र मत समझ लेना भाई, छोटा नागपुर का पठार भारत का सबसे ज्यादा खनिज संपन्न क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है। इस छोटा नागपुर के पठार में के बीच से एक नदी जाती है और हुगली नदी में मिल जाती है, दामोदर। ये कौन सी नदी है, दामोदर नदी। और
छोटा नागपुर के पठार को ये दो भागों में बांट देगी। ऊपर वाला भाग जो है वो हजारीबाग का पठार कहलाएगा। ऊपर वाला भाग किसका भाग कहलाएगा? हजारीबाग का पठार। नीचे वाला भाग जो है वो रांची का पठार कहलाएगा। रांची राजधानी भी है किसकी? झारखंड की। इस रांची के पठार से इस रांची के पठार से एक नदी निकलेगी दक्षिणी भाग से। जो ओडिशा में जाएगी। कहाँ जाएगी? जो ओडिशा में जाएगी भी। ठीक है, इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। तो ये जो क्षेत्र अब आपको दिख रहा है ना, ये है भाई गंगा का मैदान। और अगर आपको ये मैपिंग में समझ में आ गया, तो बहुत आसान है अब इसको याद करना भी। ये क्षेत्र जो है, और ये नीचे ऐसे जा रहा है, ये है गंगा का मैदान। अब इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं अपने। ये कौन सी नदी है अभी? गंगा नदी। ठीक है भाई, ये चली गई बांग्लादेश में, छोड़ो उसको। ठीक है, ये सबसे पहला भाग ये हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा। ये किस में आ गई? गंगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है भाई, इसके बाद में ये गंगा आ गई बिहार के अंदर, तो ये है उत्तर प्रदेश। ये है बिहार। ठीक है भाई, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। तो एक कोसी नदी नेपाल से आकर बिहार में मिलेगी। हाँ, बिहार में गंगा में मिलेगी। और एक महानंदा करके एक नदी है, वो इस तरीके से आके मिलेगी। ये कौन सी नदी है? कोसी नदी। ये कौन सी है अभी? दामोदर। कौन सी है? दामोदर, झारखंड वाली। और ये वाली कौन सी है? स्वर्ण रेखा। ये है महानंदा। अब अपने एकदम काम की चीज पे आते हैं लास्ट के अंदर। उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांट दो। उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा अपने ने? दो भागों में। ठीक है भाई, तो ये उत्तर प्रदेश बंटा पश्चिम और पूर्व में। किसमें बंटा? पश्चिम और पूर्व में। ठीक है भाई, तो अब ध्यान से सुनना, फिर आपको लिखवा भी दूंगा एक एक पॉइंट। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें गंगा का मैदान रोहिल खंड कहलाता है।
क्या कहलाता है? रोहिलखंड कहलाता है। ये पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास का क्षेत्र या गंगा का मैदान अवध का मैदान कहलाता है। ये 1857 की क्रांति में पढ़ते हो ना, अवध हड़प लिया था अंग्रेजों ने, तो ये अवध का मैदान है अभी। बिहार के अंदर गंगा का मैदान जो है वो उत्तर और दक्षिण में बंटेगा। किसमें बंटेगा? उत्तर और दक्षिण में। वहां बटा था, ठीक है भी, पश्चिम और पूर्व में, यहाँ उत्तर और दक्षिण में। ये जो गंगा नदी के उत्तर में बिहार में जो क्षेत्र है ये मिथिला कहलाता है। सीता माता की भूमि माना जाता है अभी इसे। और बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में जो मैदानी क्षेत्र है इसे मगध कहा जाता है अभी। भारत में, ठीक है भी, पहला साम्राज्य जो स्थापित हुआ था। इसके बाद कोसी और महानंदा के बीच का क्षेत्र बारिंद कहलाता है। और दामोदर और स्वर्ण रेखा के बीच का क्षेत्र रार क्षेत्र कहलाता है। तो अपने को बस ये नाम याद करने हैं बेसिकली, बाकी सारी चीजें तो वापस से नदियों में आ जाएगी। हाँ भाई, गंगा का मैदान, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये बनेगा भाई, इसका निर्माण इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर हुआ है। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर हुआ है। अगली चीज, सीधा सीधा लिख लेना भाई, उत्तर प्रदेश। कौन कौन से राज्य आ जाएंगे इसमें? उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा और झारखंड आ जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगली चीज, इस मैदानी क्षेत्र का ढाल इस मैदानी क्षेत्र का ढाल, हाँ भाई, किधर से किधर है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तभी तो गंगा नदी इधर जा रही है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा के मैदान को, अगला पॉइंट, गंगा के मैदान को निम्न प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। निम्न प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला लिख लेना अभी, रोहिलखंड। रोहिलखंड इधर लिख देना भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान को क्या कहते हैं? रोहिलखंड। तो इसमें सिंपल देख लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 2 नंबर क्या लिखोगे? अवध का मैदान। इसमें लिख देना पूर्वी उत्तर प्रदेश, और इसमें एक चीज और लिख देना, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र। लखनऊ राजधानी हुआ करती थी भी अवध की। हाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र।
भाई आप सबने संयुक्त प्रांत सुना होगा नाम, यूनाइटेड प्रोविंस सुना होगा कि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा करते थे, सुना है सबने? क्यों कहते थे संयुक्त प्रांत, नाम कहाँ से आया? एक बात बताओ कि आगरा किधर है? तो यहाँ राजस्थान से जाएंगे तो आगरा आ जाता है जयपुर के बाद। तो आगरा किधर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये कौन सा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो ये जो है ना, ये प्रांत था अवध, और ये था आगरा प्रांत। दोनों को संयुक्त करके संयुक्त प्रांत बना दिया। तो अवध और आगरा मतलब पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जब संयुक्त करके अंग्रेजों ने क्या किया, एक प्रांत बनाया, तो उसको नाम क्या दिया? संयुक्त प्रांत नाम दिया। अभी तो इन्हीं को एक किया गया था, उसी से वो संयुक्त प्रांत कहते हैं उसको। आगे चलकर उसी संयुक्त प्रांत को अपने ने उत्तर प्रदेश नाम दे दिया। चलिए भाई, तीसरा लिखें, मिथिला। ऐसे जा रही है ना? अगर ऐसे जाएगी तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ही होगी। हाँ भाई, तीसरा नंबर लिखें, मिथिला। मिथिला में लिख देना भाई, गंगा के, हाँ ऐसे लिख देना, बिहार में गंगा के उत्तर में स्थित मैदानी क्षेत्र। चौथा लिख दो, मगध। मगध में क्या लिखोगे? बिहार में गंगा के दक्षिण में स्थित मैदानी क्षेत्र। पांचवा आ जाएगा बारिंद। बारिंद। तो बारिंद में पहला पॉइंट तो ये बनेगा भी, कोसी और महानंदा, कोसी और महानंदा नदियों के बीच का क्षेत्र। ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख देना भाई, बिहार और पश्चिम बंगाल। और बिहार और पश्चिम बंगाल। और छठा लिख दें, रार क्षेत्र। रार क्षेत्र। रार क्षेत्र में लिख देना भाई, दामोदर, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया गंगा का मैदान। लेकिन गंगा के मैदान में दो तीन पॉइंट और हैं भाई। देखिए, गंगा के मैदान में हमें जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट बनाए भाई, गंगा के मैदानी क्षेत्र में, गंगा के मैदानी क्षेत्र में हमें जलोढ़ शंकु और जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख मिलते हैं। भाई है कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए, जब नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती है, ये तो पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे ही ये आगे बढ़ी मैदानी क्षेत्र में, तो अपने आसपास आपको पता है भाई, खादर और बांगर के मैदान बनाना शुरू कर देगी। तो ये जो है
वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से लगातार ऐसे बन जाएंगे। वो धीरे वो कैसे बनेंगे, जहाँ गिरिपतीय क्षेत्र है उसके बाद ऐसे यूं जाना शुरू करेंगे। तो ये जो ऐसी आकृति बनती है मैदानी क्षेत्र की, इन्हें क्या कहते हैं, जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख। क्योंकि अगर ये छोटी आकृति बनती है तो आइसक्रीम का कोन होता है ना, वैसा बन जाएगा। ठीक है, इस आकृति का बन जाएगा, ऐसा बन गया, छोटी आकृति बनी तो इसे क्या कहेंगे, शंकु। और अगर ये बड़े क्षेत्र में मिट्टी फैल गई, ये चौड़ा हो गया, तो ये क्या, पंख जैसी आकृति बन गई। ठीक है भाई, तो ये क्या बन गया, जलोढ़ पंख। तो आप तो इतना याद रख लेना भी, गंगा के मैदानी क्षेत्र की विशेषताओं में क्या मिलते हैं भी आपको, जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख। क्वेश्चन उल्टा आएगा, जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख, ठीक है, किसकी विशेषता है, गंगा के मैदानी क्षेत्र की विशेषताएं हैं। ठीक है भाई, और एक और विशेषता है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में गोखुर झीलें पाई जाती हैं। ऑक्सबो लेक्स। इतना तो आपको मैंने लिखा ही दिया था भाई कि मैदानी क्षेत्र में सर्पिलाकार प्रवाह होता है। मैदानी क्षेत्र में कैसा प्रवाह होता है, सर्पिलाकार प्रवाह होता है। भाई ये जो हिमालय नदियां ना भी, इनकी एक अलग ही विशेषता है, गर्मियों में इनमें पानी ज्यादा होता है। गर्मियों में ज्यादा पानी क्यों आ जाता है इनमें, क्योंकि ये सारी, ये अधिकांश ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं, तो कई बार मान लो बहुत ज्यादा मात्रा में पिघल रहे हैं, तो ये पानी आ रहा है बहुत ज्यादा हो गया, तो ये पानी जाकर ऐसे यहाँ से, ये जो पानी है जब मुड़ेगा उससे पहले यहाँ मिट्टी का कटाव करेगा। ये क्या करेगा, ये मिट्टी का कटाव करेगा, अपर्दन की क्रिया करेगा, और फिर ये मुड़ेगा इस तरीके से। तो ये कई बार पानी आगे भी जाता रहता है जहाँ तक पहुँच सकता है, और फिर इसके बाद ये पानी वापस इधर जाएगा, और जब इधर मुड़ेगा यहाँ जाने के लिए, इधर भी कटाव करेगा, लेकिन यहाँ जाएगा तो इधर भी कटाव करेगा, थोड़ा सा कटाव इस तरफ भी होता है। कई बार क्या होता है कि ये कटाव क्षेत्र इतने ज़्यादा होते हैं कि आपस में मिल जाते हैं ये। और नदी का पानी सीधा यहाँ से यहाँ बहना शुरू कर देता है, और जहाँ पहले जाया करता था वो पीछे छूट जाता है। लेकिन यहाँ से नदी तो बहती थी ना, तो नदी यहाँ पे मिट्टी काटती भी थी, तो ये नीचा क्षेत्र है बाकी के तुलना में, तो पानी यहाँ पर जमा हो गया, ये पीछे छूट गया, ये पानी यहाँ जमा हो गया, ये क्या बन गई, ठीक है भाई, इसे ही कहते हैं अपने गोखुर झील। ठीक है भाई, अपने को बस इतना है, लिख लो। देखें, गंगा मैदानी क्षेत्रों में, गंगा मैदानी क्षेत्रों में सर्पिलाकार प्रवाह, सर्पिलाकार प्रवाह में प्रवाहित होती है, तथा तथा कई बार गोखुर झीलों का, गोखुर झीलों का निर्माण करती है।
जैसे काबर ताल, जैसे काबर ताल झील बिहार। ठीक है भाई, और इसमें लिख लेना एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील, काबर ताल झील बिहार, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील। यह रामसर स्थलों में शामिल है। ठीक है ना भाई, कोई भी झील, नदी, दलदली क्षेत्र, कोई नदी का भाग, मतलब जल राशि, ठीक है, जिन्हें अपने आर्द्र भूमियां कहते हैं, ये रामसर साइट्स के रूप में भी चिन्हित होती हैं। जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, वैसी रामसर साइट्स भी होती हैं। ठीक है भाई, अभी तो इंडिया में बहुत ज़्यादा होगी, शायद 85 या पता नहीं कितनी होगी, लेकिन ये ध्यान रख लेना भाई, क्योंकि ये काबरताल झील जो है, आपसे पूछ ले किसकी गोखुर झील है, गंगा की। किसकी गोखुर झील है? गंगा की गोखुर झील है। ठीक है, कहाँ है? बिहार में। फिर अगली चीज़ इसके बारे में भाई, ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है? गोखुर झील है, और रामसर स्थलों में भी शामिल है। तो अब देखिए, ध्यान से सुनना, गंगा के मैदानों की विशेषताओं में तीन चीज़ें याद रख लेना। इसमें जलोढ़ शंकु पाए जा सकते हैं, जलोढ़ पंख पाए जा सकते हैं, और क्या मिल सकती है? गोखुर झीलें मिल सकती है। ठीक है भाई, अब अपने लिखें चौथा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान में पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा भाई, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से निर्मित। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से निर्मित। यह, दूसरा पॉइंट लिख लें, यह मैदानी क्षेत्र, यह मैदानी क्षेत्र मुख्यतः असम में, असम में स्थित है। भाई असम में ही क्यों स्थित है, तो चाहो तो लिख लेना साइड में कहीं, अरुणाचल प्रदेश में यह पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो अरुणाचल प्रदेश में तो किस में प्रवाहित होती है? पर्वतीय क्षेत्र में। बाकी दो ही राज्यों से प्रवाहित होती है, दूसरा कौन सा बच गया? ठीक है भाई, असम। यह गंगा के मैदान की तुलना में, यह गंगा के मैदान की तुलना में संकरा मैदानी क्षेत्र है। संकरा मैदानी क्षेत्र है, मतलब चौड़ाई कम है। अब देखिए भाई, हमने गंगा नदी की थी, तो गंगा नदी तो ऐसे आई थी। ठीक है भाई, तो गंगा नदी के लिए हमने गंगा के मैदान का ढाल किधर माना था? उत्तर पश्चिम से, ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर। और इसका ढाल आपको किधर दिख रहा है? ऐसे। इसका ढाल किधर है भाई? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो लिख लो, इस मैदानी क्षेत्र का ढाल
इस मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। हाँ भाई, अगला पॉइंट लिखें। इस मैदानी क्षेत्र में मुख्यतः चावल और पटसन जूट की खेती की जाती है। अब ध्यान देना भाई, इधर इस मैदानी क्षेत्र में अपने को जलोढ़ पंख या शंकु नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? संकरा मैदान है, दोनों तरफ पहाड़ है। तो नदी के बाढ़ का पानी पहाड़ों से टकराता है वापस आता है, पहाड़ों से टकराता है वापस आता है। तो ये क्या करेगा? ये पहाड़ों को अजीब से ढंग से काट देगा। जैसे मान लो ये कोई ऐसे पहाड़ है, तो ये पानी बार बार इससे आके टकरा रहा है। तो ये क्या करेगा? इस पहाड़ को इस तरीके से, और इधर जो पहाड़ होगा उसको इस तरीके से काट देगा सीढ़ी नुमा क्षेत्रों में। कैसे काट देगा? सीढ़ी नुमा क्षेत्रों में। जो, ठीक है भाई, जो नदी के तरफ का भाग होगा। तो ये जो है ना, ये बन गई सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ जो कहती है वो, सीढ़ियों को अपने वेदिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदिकाएं। तो ये बन गई जलोढ़ वेदिकाएं। लिख लो। ब्रह्मपुत्र के मैदान में जलोढ़ वेदिकाएं पाई जाती है। और एक लास्ट पॉइंट भाई, उससे पहले थोड़ा समझ लेना, देखना ध्यान से इधर। इसमें ये भी सर्पिलाकार प्रवाहित होगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये कटाव ये भी करेगी, इधर भी करेगी और इधर भी करेगी। लेकिन ये कोई चौड़ा मैदानी क्षेत्र नहीं है। ठीक है? ये जो विसर्प बनते हैं, ये कोई बहुत बड़े नहीं बनते। तो कई बार क्या होता है कि पानी इधर से भी जाना शुरू कर देता है। चला गया पानी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पीछे नहीं छूटता है। ये क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, पानी इधर से भी जा रहा है। इधर से तो जा ही रहा था, अब इधर से भी जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ एक अलग ही चीज़ हो जाती है। और ये जो बीच वाली जगह है, ये पानी के बीच में फंस गई। तो ये स्थलीय भाग है जो चारों ओर से पानी से गिर गया, तो ये बन गया द्वीप। ठीक है? लेकिन ये नदी के अंदर है, तो ये बन गया नदीय द्वीप। क्या बन गया भाई? नदीय द्वीप। और ऐसे दो धाराएं मिल जाए, फिर कहीं और दो धाराएं मिल जाए, या दो धाराओं में बढ़ जाए नदी। ठीक है? ये पीछे नहीं छूटा, तो मतलब अब ये यहाँ से ही बह रहा है, यहाँ से ही बह रहा है। इसको कहते हैं गुम्फित जल मार्ग। क्या कहते हैं अभी? गुम्फित जल मार्ग। देखें, इस मैदानी क्षेत्र में इस मैदानी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का गुम्फित जल मार्ग मिलता है। गुम्फित जल मार्ग मिलता है, जिससे जिससे नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। गुम्फित जल मार्ग मिलता है, जिससे
नदीय द्वीपों का निर्माण होता है? उदाहरण लिख लेना अभी। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। नदीय द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। अभी आपसे पूछ ले कहाँ है, असम में है। कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में।